बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बारीक और लचकदार सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल बाड़ के तौर पर सिर्फ चंद मालिक्यूल्स को ही गुजरने की इजाज़त देती है। जैसे कि आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक सिंबलाइज़ किया गया है कि कुछ जगहों पर बोर्ड्स लगे होते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ओनली ऑथराइज्ड पर्सनल्स ओनली अलाउ होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो सेल्स के गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, ये सेल्स के अंदर से तमाम मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने की या अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। ये सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने की इजाज़त देती है और इसी तरह से बाहर से अंदर आने की इजाज़त देती है। इसकी इसी खासियत की वजह से इसको सेमी परमिएबल कहा जाता है। और अगर ये ऐसा ना करे तो सेल्स की ज़्यादातर चीज़ें सेल से बाहर चली जाएंगी और सेल श्रिंक होके सेल की डेथ हो जाएगी। इसलिए ये ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर यानी सेल के अंदर रोके रखती है और इससे सेल की अंदरूनी साख्त, स्ट्रक्चर और शेप बरकरार रहता है। और इसके अलावा ये सिग्नलिंग में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। दूसरे सेल से जो पैगामात आ रहे होते हैं उनको रिसीव करती है और दूसरे सेल से आने वाले केमिकल्स को भी रिसीव करती है। इस तरह से इसको पता चल जाता है कि इसके साथ वाला सेल कौन सा है, यानी सेल की शनाख्त कर लेती है। सेल्स की आपस में कम्युनिकेट करने की सलाहियत इस खासियत की वजह से है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। इसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। अगर हम इसका केमिकल एनालिसिस या कीमियाई तजज़िया करें तो इससे मालूम होता है कि सेल मेम्ब्रेन बुनियादी तौर पर प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है और इसमें थोड़ी सी मिक़दार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन्स के मुआयने के बाद इसका एक मॉडल बनाया गया है, जिसे आपने थंबनेल्स के ऊपर भी देखा हुआ था। यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं कि इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो जगह जगह पर इसके अंदर जड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे किसी क्राफ्ट के अंदर अगर नग जड़े में हो तो हम उसको मोज़ैक कहते हैं। और इसी वजह से, इसी खासियत की वजह से इसके जो ये मॉडल है इसको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहा जाता है। यानी इसके अंदर जगह जगह पर आपको ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो हैं वो इस तरह से व्यवस्थित हुए हुए नज़र आएंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इनके ऊपर बाज़ जगहों पर कोलेस्ट्रोल भी होता है और प्रोटीन के चैनल्स बने हुए होते हैं। ये बेसिकली वो चैनल्स हैं जहाँ से ये मॉलिक्यूल्स अपने अंदर से अलाउ करती है गुज़रने को, जिसको हम सेमी परमिएबिलिटी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। और इसकी फ्लूइडिटी जो होती है वो इसके अंदर पाए जाने वाले लिपिड के मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर है और ये अंदर इसके जो प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको मूव करती रहती है। जिस तरह से कोई कश्ती पानी में तैरती है, बिल्कुल इसी तरह से जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके अंदर मूव करते हैं और फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बनाते हैं। इसमें आप जो यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं, ये बेसिकली एक यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई है। यूकैरियोटिक सेल में लिपिड्स की दोहरी तह के अंदर कोलेस्ट्रोल भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में कई ऑर्गेनल्स मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी ऑपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल मेम्ब्रेन्स में लिपटे होते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बता दें कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिनोनिमसली ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन इनमें एक स्लाइट डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम स्पेसिफ़िकली सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसके लिए यूज़ करते हैं, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट
और गोल्जी अपरेटस वगैरह हैं, उनके गिर्द जो लेयर पाई जाती है उसको भी हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो स्पेसिफ़िकली सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री इन यूकैरियोटिक सेल, उसमें हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई प्रोटीन का जो रोल है वो भी बताते चलें कि इसका डिफरेंट रोल होता है। समटाइम ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही होती है मुख्तलिफ़ मादों के या मुख्तलिफ़ केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर आने या जाने में, और ये इसको चैनल प्रोटीन कहते हैं। समटाइम्स ये कुछ चीज़ों को अंदर लेकर आ रही होती है तो फिर इसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं। और समटाइम ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हिस्सा ले रही होती है, यानी चीज़ों को ऐसी जगह, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेकर जाना। और उसके अलावा केमिकल सिग्नलिंग में रिसेप्टर्स का काम कर रही होती है, एंजाइम्स के तौर पर काम करती है। उसके अलावा सेल रिकग्निशन एंड एडहेशन में काम करती है, मॉलिक्यूल्स जो आके सेल्स के साथ एडहेयर करते हैं या चिपकते हैं। उसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो ग्लूकोज के साथ मिलकर बनती हैं और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जो साइटोस्केलेटन हम आगे चल के देखते हैं कि जो बेसिकली ढांचा होता है सेल के अंदर, जो सेल को एक शेप दे रहा होता है, वो ढांचा भी बेसिकली इन प्रोटीन्स फाइबर्स का ही बना होता है। और जंक्शन प्रोटीन्स होती हैं। उसके अलावा बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं ये प्रोटीन्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर की। इससे पहले जो फर्स्ट वन था वो सेल वॉल थी, दूसरे नंबर पे सेल मेम्ब्रेन हमने डिस्कस की, और थर्ड वन जो है साइटोप्लाज्म है। ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर हैं जो सेल के ऑर्गेनल्स तो नहीं है, लेकिन सेल इनके बगैर कंप्लीट भी नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप बेसिकली वो गुलाफ होता है जो न्यूक्लियस के गिर्द पाया जाता है। इनके दरमियान, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान एक नीम गाढ़ा स्याल और नीम शफाफ मादा जो है वो पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर पानी होता है जिसमें कई ऑर्गेनल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स शामिल हैं, और इनऑर्गेनिक नमकियात भी पाई जाती हैं। और उसके अलावा साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स को अफ़ाल सरअंजाम देने के लिए जगह प्रोवाइड करता है या फ्राहम करता है। कई बायोकेमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म जिसे हम कम्युलेटिवली कहते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन हम प्रीवियस हमारे जो वीडियोस थी बायोएनर्जेटिक्स वाली, उसमें डिस्कस किया जा चुका है। और सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें आपको पता है कि वो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स टूटते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे ये सेल के अंदर होते हैं। और उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो मटेरियल मौजूद होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और बाकी जो मेन ऑर्गेनल्स में हैं वो भी इसके अंदर ही पाए जाते हैं, जिसमें मेन न्यूक्लियस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आखिर में बात कर लेते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर जिसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसके बारे में पहले काफ़ी डिस्कस किया जा चुका है, और आपको मैंने बताया है कि ये जो स्केलेटन है बेसिकली ये प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का एक जाल है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जिससे ये बनते हैं, और ये सेल्स की शक्ल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। और ये सिलिया और फ्लैजेला की साख्त का भी बड़ा हिस्सा होते हैं। माइक्रोट्यूबुलिन जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं उनकी बात की जा रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत बारीक हैं। ये सेल को अपनी शक्ल तब्दील करने में मदद देते हैं। यहाँ पर आप इन दोनों को देख सकते हैं, ये फिलामेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल और ये एक्टिन फिलामेंट्स, यहाँ क्लियरली आप इनको देख सकते हैं। आज का लेसन यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यूक्लियस और राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।